नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र ने कोविड के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर राज्यों को संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी तथा समुचित नियंत्रण उपाय करने को कहा। देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की 10वें दौर की वार्ता आज तड़के संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। पुदुचेरी सरकार कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए मतदान जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने निजी क्षेत्र से भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता का आधार है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का मुकाबला डैनियल मेदवेदेव से जारी। और इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की टीम में वापसी। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड मामलों में प्रतिदिन बढ़ोत्तरी का सामना कर रहे राज्यों को सलाह दी है कि वो संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी के साथ साथ कठोर नियंत्रण के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ में कोविड के मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर अधिक है। एक रिपोर्ट। कोविड महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को RT-PCR जांच का अनुपात बढ़ाने और साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों की फिर से RT-PCR जांच करने के लिए कहा है। राज्यों को कोरोना के नए स्वरूप पर नियमित रूप से निगरानी रखने के साथ साथ कोविड मामलों के बढ़ते समूह पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। केरल में पिछले 4 हफ्तों में प्रति सप्ताह कोविड मामलों की संख्या औसतन 34,800 से 42,000 के बीच रही है। इसी प्रकार पिछले 4 सप्ताह के दौरान केरल में संक्रमित लोगों की दर 13.9% से 8.9% के बीच बनी रही। महाराष्ट्र में कोविड के साप्ताहिक मामलों में वृद्धि 18,200 से 21,300 के बीच देखने में आई, जबकि संक्रमण की साप्ताहिक दर 4.7% से बढ़कर 8% हो गई। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ मंडल में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 की पुष्टि वाले नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिला प्रशासन ने संक्रमण की रोकथाम के लिए अमरावती, अकोला और यवतमाल जिलों में सप्ताहांत के दिनों में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉक्टर दीपक म्हैसेकर ने शुक्रवार को अमरावती संभागीय आयुक्त के साथ एक समीक्षा बैठक ली और प्रतिबंधित क्षेत्रों में कोरोना प्रभावित व्यक्तियों की ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। अमरावती के जिला प्रशासन ने रात का कर्फ्यू लगा दिया है, जहां सभी प्रतिष्ठान रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बंद कर दिए जाएंगे। अकोला, यवतमाल और अमरावती में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है और फेस मास्क पहनने, हाथ की स्वच्छता बनाए रखने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के सख्त अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी। इन जिलों में आयोजित विवाह समारोह को संबंधित जिला प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लॉन और मैरिज हॉल पर प्रशासन जुर्माना लगा रहा है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,32,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। इन्हें मिलाकर अब तक 1 करोड़ 10 लाख 85,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 97.25% है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 11,667 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। अब तक 1,06,89,000 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 14,264 नए मरीज सामने आए। इस समय मरीजों की संख्या लगभग 1,45,000 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल हुई 90 मौतों को मिलाकर अब तक 1,56,302 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 6,70,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 21 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मुंबई और महाराष्ट्र में संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच देश की वित्तीय राजधानी में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी पकड़ रहा है। महामारी के प्रसार के बीच अच्छी खबर ये है कि कल मुंबई में आश्चर्यजनक रूप से एक ही दिन में कोविड टीकाकरण का 133% का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को 28 टीकाकरण केंद्रों पर टीके लगाए गए हैं। इनमें सरकारी और निजी अस्पताल के कर्मी शामिल हैं। ऐसे समय में जब मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, राजधानी मुंबई ने कल लगभग 14,000 लोगों की टीकाकरण की उल्लेखनीय संख्या दर्ज की है। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि एक दिन के 10,300 के लक्ष्य को पार करते हुए कल कुल 13,914 लोगों को टीके दिए गए। इस कुल संख्या में 11,274 लोगों को पहला खुराक दिया गया, जबकि 2,640 लोगों ने दूसरा खुराक लिया। टीके लेने वालों में 9,470 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 4,444 हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल थे। महाराष्ट्र में अब तक 8.9 लाख हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया गया, जो कुल लक्ष्य का 55% है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले वर्ष 14 मार्च से बंद हैं। इससे पहले कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल 4 जनवरी से और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सभी स्कूल 8 फरवरी से खुल गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी बीमार शिक्षक या विद्यार्थी को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से ये साबित किया है कि अगर सुरक्षित दूरी का उचित ध्यान नहीं रखा गया तो कोविड महामारी का संक्रमण 2 गुना तक बढ़ सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सभी तरह के एहतियात का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। आईआईटी मुंबई के संशोधक प्राध्यापक अमित अग्रवाल और प्राध्यापक रजनीश भारद्वाज ने सुपर स्प्रेडर कितनी मात्रा में कोरोना विषाणु को फैला सकता है, इस पर पहली बार अनुसंधान किया है। उनके रिसर्च के अनुसार आम आदमी की तुलना में सुपर स्प्रेडर 3 गुना अधिक विषाणु हवा में छोड़ता है, लेकिन सर्जिकल मास्क के उपयोग से विषाणु संक्रमण की मात्रा बिना मास्क की तुलना में 1/3 तक कम हो सकती है। N95 मास्क के उपयोग से तो संक्रमण की मात्रा लगभग ना के बराबर रह जाती है। उनका रिसर्च पेपर यह भी कहता है कि 2 गज की दूरी का पालन नहीं किया तो संक्रमण की संभावना 185% तक बढ़ जाती है। वो यह भी कहते हैं कोहनी पर खांसना, रुमाल का इस्तेमाल, ऐसी छोटी छोटी आदतों से विषाणु संक्रमण की संभावना बड़ी मात्रा में घट जाती है। जल्द ही यह रिसर्च पेपर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड में प्रकाशित होगा। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के कमांडरों के बीच वार्ता का 10वां दौर आज तड़के समाप्त हो गया। वार्ता कल सुबह मोल्दो चौकी के पास चीन के इलाके में शुरू हुई थी।
भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी रेजिमेंट के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीजी मेनन ने किया। दोनों देशों के बीच वार्ता के अगले दौर में पैंगोंग झील से आगे फिंगर 8 तक के इलाकों को लेकर चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया है कि 10वें दौर की वार्ता में गोगरा चौकी, हॉट स्प्रिंग और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देपसांग क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी, जहां चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। कमांडर स्तर की इससे पहले की वार्ताओं में यह भी फैसला किया गया था कि दोनों देशों के सैनिक अप्रैल 2020 की स्थिति में आ जाएंगे। मवेशियों को चराने के मौसम को ध्यान में रखते हुए भारतीय पक्ष ने स्थानीय चरवाहों को उनके परंपरागत चरवाहगाहों में पशु चराने की इजाजत के बारे में बातचीत शुरू की। फायर एंड फ्यूरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मेनन वार्ता के नतीजों के बारे में नई दिल्ली के सेना मुख्यालय में जानकारी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता भी बैठक में शामिल हैं। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। श्री सिंह ने बताया कि दिन भर चलने वाली इस बैठक में आत्मनिर्भर भारत अभियान, कृषि कानूनों तथा राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी निकट भविष्य में शुरू किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में भी घोषणा करेगी। आगामी विधानसभा के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनकी भी अलग अलग राज्य के रिपोर्टिंग की आज यहाँ पे होगी बैठक में। आत्मनिर्भर भारत के अभियान पर चर्चा भी होगी, कृषि विधेयक पर भी चर्चा होगी। उसी के साथ साथ अलग अलग प्रदेश रिपोर्ट करेंगे, अपना वृत्त निवेदन करेंगे। उसके साथ जो संगठन की रचना और आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा और उसकी घोषणा होगी। गुजरात में 6 प्रमुख नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। दोपहर बाद 1 बजे तक 19.61% मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सबसे अधिक मतदान जामनगर में हुआ है, जहां 1 बजे तक 28% से अधिक लोग वोट डाल चुके थे। अहमदाबाद में 1 बजे तक 16.41% मतदान हो चुका था, जो राज्य में मतदान का सबसे कम स्तर है। मतदाताओं की सुविधा के लिए कुल 47,695 बूथ बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद नगर निगम के नारनपुरा वार्ड में अपना वोट डाला। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और राजकोट नगर निगमों के लिए आज हो रहे मतदान के सिलसिले में वोटों की गिनती 23 फरवरी को होगी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में राजनीतिक अनिश्चय के बीच कांग्रेस की अगुवाई वाले सत्ताधारी गठबंधन के बहुमत पर फैसले के लिए कल सुबह विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराया जाएगा। 33 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस गठबंधन में 5 सदस्यों के इस्तीफे और अयोग्य घोषित होने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। हालिया घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस डीएमके गठबंधन और अन्ना द्रमुक भाजपा गठबंधन दोनों के पास 14 विधायक हैं। उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिलासाई सौंदरराजन ने मुख्यमंत्री नारायणसामी को 22 फरवरी को अपनी सरकार के लिए बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 फरवरी तक केंद्रीय बलों के कुल 125 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पश्चिमी वर्धमान जिले के दुर्गापुर में कल केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहुंची। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 7, सीमा सुरक्षा बल के 25, सशस्त्र सीमा बल की 30, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा आईटीबीपी की 5-5 कंपनियां भेजी जाएंगी। राज्य के पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उनकी सहायता करेंगे। सुरक्षा बल दैनिक रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेंगे। 294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव अप्रैल-मई में कराए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र ने कोविड के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर राज्यों को संबोधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी तथा समुचित नियंत्रण उपाय करने को कहा। देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की 10वें दौर की वार्ता आज तड़के संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। पुदुचेरी सरकार कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए मतदान जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने निजी क्षेत्र से भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता का आधार है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से जारी और इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप हैं। हमारे संविधान में उल्लिखित अनेक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके बारे में भी गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, काम करने की मानवोचित व्यवस्था, श्रमिकों के लिए निर्वाह व मजदूरी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में भी श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रसारित आदर्श परिलक्षित होते हैं। नई दिल्ली में आज गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने अपने समसामयिक समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी उज्जवल भविष्य की व्यवस्था की। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने अपनी करुणा और प्रेम के दायरे से किसी भी व्यक्ति या वर्ग को बाहर नहीं रखा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने निजी क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मांग में सहभागी बनने का आह्वान किया। आज बेंगलुरु में औद्योगिक जगत के प्रमुखों के साथ बातचीत में उन्होंने ये बात कही। India's growing and aspiring needs, aspiring demands across various sectors cannot be served just by a government. The most important component or input which is required here is the participation of the private sector. Unless the private sector is energized enough, facilitated enough, India is just losing a very big opportunity to be a world leader with that specific India touch, which is more humane, which is more bringing everybody together, which is peaceful, and which actually wishes that the world progresses for everybody's good. वित्त मंत्री ने कहा कि उनके द्वारा हाल में पेश किया गया बजट निजी क्षेत्र के लिए विकास को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट ने कई दशकों की रूपरेखा तैयार कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए ऋण के जरिए धन जुटाकर प्रोत्साहन पैकेज की जो घोषणा की गई है, उसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्र को मजबूत करना है, ताकि अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी आए, जिससे अन्य क्षेत्रों पर भी अनुकूल असर पड़े। निजी क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के करीब 100 देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराकर सॉफ्ट पावर के रूप में अपना सिक्का जमा लिया है। उन्होंने कहा कि इससे सारे विश्व में ये संदेश गया है कि भारत का दृष्टिकोण मानवता पर आधारित है और वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रास्ते पर चलते हुए विश्व की प्रगति के साथ साथ हर एक व्यक्ति की खुशहाली चाहता है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सभी देशों का मित्र है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्तीय घाटे पर ध्यान देने और सतत विकास को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी श्रीमती सीतारामन ने जोर दिया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल चेन्नई में कहा कि ईंधन की कीमतें वैश्विक मुद्दा है और तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक को पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने चाहिए। There's a hike in the price in the Brent, as you said, since November. And equally, the production which is being predicted by the OPEC countries is also likely to come down, further aggravating the stress on price. So if all this is the reality,
It is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything else. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है, जो आत्मनिर्भर भारत का आधार है। श्री सिंह ने कहा कि हुनर हाट न केवल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों का सामान मंच उपलब्ध कराती है, बल्कि देश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है। बहनों भाइयों, नकवी जी ने यदि यह लगवाया न होता हुनर हाट, तो राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा इतनी जो है प्रसिद्ध न हो पाती, उसको इतनी शोहरत हासिल न हो पाती। प्रधानमंत्री जी भी एक बार आए थे तो उन्होंने भी दाल बाटी चूरमा यहाँ का खाया। झारखंड का जो है हनी हंटर, अब हनी हंटर ये गांव में बनता है। एक से एक कलाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि परिवार के सदस्यों को भी इसको लाकर आप दिखाइए। श्री सिंह ने यह भी कहा कि ये हाट कलाकारों की कला और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिलता है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। वोकल फॉर लोकल विषय पर आधारित हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, जो 1 मार्च तक चलेगा। इसमें 31 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के कारीगर और शिल्पकार अपने अपने उत्तम स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। हुनर हाट में पूरे देश से स्वदेशी हस्त निर्मित उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे। हुनर हाट में आने वाले लोग बावर्ची खाना खंड में देश के हर क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों का भी स्वाद ले सकेंगे। हुनर हाट में देश के सुप्रसिद्ध कलाकार विभिन्न सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। जहां आने वाले लोगों को हुनर हाट में देश की विविधता में एकता की ताकत का अनुभव होगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित किए जाने वाले ऑनलाइन इंडिया टॉय फेयर में देश भर के खिलौना निर्माता और दस्तकार हिस्सा लेने के इच्छुक हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के बहुत से कलाकारों और संगठनों ने भी इस अनूठे खिलौना मेले में शामिल होने के लिए उत्सुकता दिखाई है। आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे वर्चुअल खिलौना मेले में इंदौर के कैलाश चंद्र जायसवाल भी शामिल हो रहे हैं। 3 दशक से ज्यादा से चमड़े के खिलौने बनाने वाले कैलाश इस आयोजन को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम उनकी इस पहल का बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम जैसे शिल्पियों को आगे बढ़ाने की भारत सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से कोशिश जारी रहेगी। देश के गांव और दूर दराज के इलाकों में ऐसे हजारों कलाकार और उनकी कला बिखरी हुई है। जरूरत है तो उसे सामने लाने और उचित मंच मुहैया कराने की। खिलौना मेला इसी की कोशिश है। समाचार कक्ष भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। वर्ष 1999 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था। भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2015 से आज के दिन को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस वर्ष का विषय है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना। भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा के साथ साथ भाषाई और सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने और लोगों में जागरूकता फैलाने की दिशा में मातृभाषाओं के प्रोत्साहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता अतुलनीय है और उनको बढ़ावा देने के लिए आज मातृभाषा दिवस देश भर में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच मातृभाषा और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान के साथ साथ साहित्य और कला जैसे रचनात्मक कार्यों में मातृभाषा के उपयोग के प्रति ध्यान आकर्षित करना, साथ ही लोगों के बीच अपनी मातृभाषा के अलावा एक अन्य भाषा सीखने के लिए भी प्रेरित करना है। इस अवसर पर देश के विभिन्न शिक्षण और भाषाई संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि देश की विरासत को संजोने और संवारने में भाषाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आज शिक्षा और समाज को समावेशी बनाने के लिए बहुभाषिकता के बारे में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने मातृभाषा के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री नायडू ने कहा कि भाषाएं अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं और वे ज्ञान का भंडार हैं। उपराष्ट्रपति ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया। श्री नायडू ने कहा कि मातृभाषा का उपयोग शासन व्यवस्था में भी किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनिल मेदवेदेव से हो रहा है। पुरुष डबल्स में राजीव राम और जो सेल्सिवरी की जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिच और स्लोवाकिया के फिलिप पोला से होगा। जापान की नाओमी ओसाका ने चौथी बार प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता। उन्होंने कल अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को 6-4, 6-3 से हराया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सीरीज का पहला मैच 12 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 2020 श्रृंखला के लिए ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और राहुल तेवतिया को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, ऑलराउंडर अक्षर पटेल और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी हुई है। वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में स्थान दिया गया है। विराट कोहली 19 सदस्यों वाली भारतीय टीम के कप्तान होंगे। रोहित शर्मा उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे। केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ईशान किशन, यजुवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर टीम का हिस्सा होंगे। कुलदीप यादव, संजू सैमसन और मनीष पांडे को इस श्रृंखला के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा को भी जगह नहीं दी गई है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे में चोटिल होने के बाद स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री 25 फरवरी को पुद्दुचेरी जाएंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल संवाददाताओं को ये जानकारी दी। श्री मोदी 25 फरवरी को कराईकल में जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में 490 करोड़ रुपए की लागत के लिए नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। वे असम के धीमाजी में शिलापाथर में तेल और गैस की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कुछ रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने कल शाम लद्दाख शीतकालीन सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नामग्याल ने कहा कि बौद्ध धर्म के अलावा लद्दाख में अनूठी घुमंतु, आर्यन, बाल्टी, शीना और पुर्गी संस्कृतियां हैं, जिन पर अध्ययन की आवश्यकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोविड के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर राज्यों को संबंधित जिलों में कड़ी और व्यापक निगरानी तथा समुचित नियंत्रण उपाय करने को कहा। देश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की 10वें दौर की वार्ता आज तड़के संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। पुदुचेरी सरकार कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। गुजरात में 6 नगर निगमों के लिए मतदान जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने निजी क्षेत्र से भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, भारत की भाषाई विविधता देश की प्राचीन सभ्यता का आधार है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से जारी।
और इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की टीम में वापसी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।